हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हम आपके सामने पेश हैं चैप्टर नंबर 4 के साथ मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, क्लास 8। मटेरियल्स क्या होता है? एवरीथिंग, जो भी चीज़ें आपके आसपास हैं वो क्या है? मटेरियल है। अगर अब मटेरियल आपके पास है, उसमें से हम जो कैटेगरी जो आज जानने वाले हैं वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो जो मटेरियल आपके आसपास है उसमें से मेटल्स क्या है और नॉन मेटल्स क्या है, उनको कैसे पहचानेंगे आप? तो मेटल्स की पहचानने के लिए आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनकी। अगर वो प्रॉपर्टीज़ उनके अंदर प्रेजेंट होती हैं तो वो मटेरियल मेटल्स कहलाएंगे, और जो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं अगर वो शो करते हैं तो वो नॉन मेटल्स कहलाएंगे। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में मटेरियल्स को जानने के लिए उनकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल्स जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, आपने देखा होगा आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम, ये सब मटेरियल्स आपने अपने आसपास देखे ही होंगे। तो जब ये मटेरियल्स हैं इनको हम मेटल कहते हैं। अब मेटल क्यों कहते हैं? कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हमें देखनी होती हैं। तो फर्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी हम मेटल्स की कहते हैं वो होती है मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी का मतलब क्या हुआ? मैलेबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी थ्रू विच वी कैन कन्वर्ट अ मेटल इनटू अ थिन शीट बाय बीटन टू इट। उसको पीट कर बाय बीटन, उसको अगर पीटा जाए, उसको अगर बार बार बीट किया जाए तो एक पतली शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी जो है, आप कैसे एग्जांपल लेंगे डेली लाइफ में? जैसे आप फूड रैप करते हैं, खाना पैक करते हैं, उसमें आप एल्युमिनियम फॉयल यूज़ करते हैं। आप कहते हैं ना एल्युमिनियम फॉयल में रैप कर दो। तो एल्युमिनियम क्या है? ये वही सिल्वर, वही मेटल है, एल्युमिनियम है जिसको बीट कर करके पतली शीट में कन्वर्ट किया गया और जिसको आप फूड रैप करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सेकेंड थिंग, आपने स्वीट्स खाई होंगी। स्वीट्स पे आपने देखा होगा सिल्वर कलर की एक लेयर, चांदी की चमकती हुई लेयर, सिल्वर कोटिंग होती है, वो भी रियल चांदी होती है जिसको बीट करके थिन शीट में कन्वर्ट किया जाता है। इसी तरह से गोल्ड होता है, गोल्ड को भी बीट करके थिन शीट में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है मैलेबिलिटी, यानी कि एक शीट में कन्वर्ट करना, अगर किसी मटेरियल में, किसी मेटल में ये प्रॉपर्टी प्रेजेंट है तो वो 100% मेटल है। सेकेंड थिंग इज द डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मीन्स यू कैन कन्वर्ट, ये भी एक मेटल की प्रॉपर्टी है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, उस मेटल को यू कैन ड्रॉन अ मेटल इनटू अ थिन वायर, इनटू अ वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। आपने कॉपर वायर्स देखी हैं, कॉपर भी एक मेटल है, लेकिन उस कॉपर को बीट कर करके किस में कन्वर्ट किया गया? वायर्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो वो क्या हो गया? मेटल, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टिलिटी। अब मैं अगर बात करूं, आपने कोल भी एक मटेरियल है आपके आसपास में। कोयला देखा आप सबने? क्या आप उसको एक शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्या आप उसको एक वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो इस बेस पे हम क्या कह सकते हैं? कोल इज नॉट अ मेटल। तो ये दो प्रॉपर्टी हमारी हो गई, मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। थर्ड प्रॉपर्टी आती है सोनोरस। सोनोरस जैसे कि नाम है, सोनोरस यानी कि साउंड प्रोड्यूस होना। अगर मेटल से कोई चीज बीट करती है, स्ट्राइक करती है, तो उसमें से आवाज़ प्रोड्यूस होती है। जैसे स्कूल में आप रिंगिंग होती है, बेल रिंग करती है, तो उसमें आपने देखा होगा आयरन इस्तेमाल होता है, मेटल इस्तेमाल होता है। तो वो क्या है? सोनोरस है, यानी कि इज अ प्रॉपर्टी टू प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड इज कॉल्ड सोनोरस। दैट मीन्स, जो कि हमने अभी बात की कि शाइनी होता है मेटल, और उसको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सारी प्रॉपर्टी किसकी हो गई? मेटल्स की। इसके अलावा मेटल्स जो होते हैं दे आर ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इस चीज़ को भी आप एक प्रैक्टिकल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप एक बैटरी ले लें, उसके साथ एक एंड पे वायर के साथ आयरन नेल कनेक्ट कर दें, तो आयरन का बना हुआ आयरन नेल कनेक्ट किया, दूसरे एंड से आयरन नेल के आप एक बल्ब कनेक्ट कर दें, बल्ब का दूसरा एंड आप उस बैटरी से कनेक्ट कर दें। अगर आप बैटरी से कनेक्ट करते हैं और वो बल्ब ग्लो करने लगता है, दैट मीन्स आयरन नेल में से क्या हो रहा है? करंट फ्लो कर रहा है। दैट मीन्स आयरन कैन कंडक्ट अ इलेक्ट्रिसिटी, राइट? तो ये भी आपका हो गया प्रॉपर्टी मेटल्स की, जो कि हमने बताया क्या क्या प्रॉपर्टीज हो गई। मेटल्स आर हार्ड, लस्ट्रस, लस्ट्रस मतलब शाइनी होते हैं, शाइन होती है उनमें, मैलेबल होते हैं यानी कि थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, डक्टाइल होते हैं यानी कि
यानी कि वो वायर में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। सोनोरस होते हैं, दैट मीन्स उनमें से साउंड प्रोड्यूस होती है। गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है, दैट मीन्स दे कैन पास द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट, राइट। नेक्स्ट अब हम करेंगे इसमें प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब हम उससे पहले जान लेते हैं कि नॉन मेटल्स होते क्या हैं, या हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू जानते हैं। ऐसे मटेरियल जिनमें ये वाली प्रॉपर्टी नहीं होती, ऑब्वियस है अगर ये प्रॉपर्टीज होंगी यानी कि हार्डनेस, लस्ट्रस, मैलेबल, डक्टाइल, सोनोरस एंड गुड कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो वो तो मेटल्स ही होंगे, नॉन मेटल हो नहीं सकते। अब हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे सल्फर हो गया, कार्बन है, ऑक्सीजन है, फॉस्फोरस है, ये सब क्या है, नॉन मेटल्स में काउंट होते हैं। एक चीज़ और है आपका कि कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जैसे कि सोडियम एंड पोटेशियम, होते तो मेटल हैं, हमने कहा था मेटल्स आर हार्ड, लस्ट्रस, डक्टाइल, बट जो सोडियम और पोटेशियम है वो एक्सेप्शनल केस है मेटल्स का, जो कि बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और नाइफ से कट किए जा सकते हैं, इतने सॉफ्ट जिसको ईजिली आप किचन में नाइफ यूज़ करते हैं उसके थ्रू कट कर सकते हैं। और मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट पर पाया जाता है रूम टेम्परेचर पर, जबकि हमने क्या कहा कि मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, लेकिन मरकरी एक ऐसा एक्सेप्शनल केस है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, राइट। तो ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। नेक्स्ट हम इसमें करेंगे कि नॉन मेटल्स और मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती है, यानी कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन। आपका जो टॉपिक आता है आपका 4.2 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो फर्स्ट है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ये जो प्रोसेस है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, आपको मैंने बताया मेटल, आयरन इज अ मेटल, ठीक है। आपने आयरन के ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर देखी है, सबने देखी होगी, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में या कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं जंग लगना। जो जंग लगता है, दिस इज द जंग लगना होता है रस्ट। जंग किसको कहते हैं, रस्ट को, रस्ट होना, दैट प्रोसेस इज रस्टिंग। तो ये प्रोसेस जो होती है वो ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में ही होती है। इस एक्टिविटी को आप डेली लाइफ में देखते हैं। इस आपके बुक में जो एक्टिविटी है वो है कि अगर हम एक मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो इसमें से क्या होगा, ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। ये कंप्लीट रिएक्शन आपको दी गई है कि आयरन और मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन। जब आप आयरन, ऑक्सीजन और वाटर का रिएक्शन करेंगे तो रस्टिंग हो जाएगी, और अगर आप मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम को बर्न करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है आपका, जब कॉपर पे रस्टिंग होती है तो पता है आपको क्या होता है, कॉपर भी तो एक मेटल है। आपने देखा है, कभी नोटिस किया, कॉपर के बर्तन, तांबे के बर्तन अक्सर घरों में पाए जाते हैं और वो कुछ टाइम के बाद ग्रीनिश हो जाते हैं। ग्रीनिश, पहले वो ग्रीन होते हैं फिर धीरे धीरे ब्लैक होना स्टार्ट हो जाते हैं। वो जो ग्रीन लेयर आती है वो क्या होती है, वो खराब होते हैं। किसकी वजह से, एयर की प्रेजेंस, और एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस की वजह से। जब हम उन्हें ओपनली रख देते हैं तो उनके ऊपर रस्टिंग हो जाती है। उसको रस्टिंग नहीं होती एक्चुअली, डिपोजिशन ऑफ द ग्रीनिश मटेरियल ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर वेसल, यानी कि वो डिस्ट्रॉय होते हैं। वो एक रिएक्शन होती है जिसकी वजह से वो धीरे धीरे खत्म होते चले जाते हैं। जैसे आयरन पर ब्राउन लेयर आती है उसको रस्टिंग कहते हैं। उस ब्राउन लेयर, जितनी लेयर्स बढ़ती जाएंगी उसमें ब्राउन लेयर्स, वो आयरन वहां से खत्म होता रहेगा। इसी तरीके से कॉपर पर एक ग्रीनिश लेयर आती है, वो उसके सरफेस पर जमती रहती है तो वो कॉपर वहां से डिस्ट्रॉय होता रहता है। जब कोई भी कॉपर वेसल लॉन्ग टाइम तक वहाँ पर एयर में अगर एक्सपोज रहता है तो उस पर ग्रीन कोटिंग आती है, और ग्रीन मटेरियल का मिक्सचर जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉपर हाइड्रोक्साइड, CuOH होल ट्वाइस, एंड द कार्बन कॉपर कार्बोनेट CuCO3। तो इस रिएक्शन को हम कैसे लिखते हैं, 2Cu प्लस H2O प्लस CO2 प्लस O2, यानी कि जो एयर में प्रेजेंट है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर, मॉइस्चर जिसे हम कहते हैं। और उसके साथ कॉपर ने रिएक्ट किया तो क्या फॉर्म हुआ, कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH होल ट्वाइस एंड द कॉपर कार्बोनेट CuCO3, राइट। इसी तरह मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न करते हैं, रिबन को, तो ऐश प्रोड्यूस होता है, और उस ऐश को, अगर ऐश मतलब राख, जब हम उसको बर्न कर देते हैं तो राख बच जाती है जलने के बाद। वो ऐश जो है अगर आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं और अगर आप टेस्ट ट्यूब में उसको टेस्ट भी कर सकते हैं उस ऐश का कैसा नेचर है, वो एसिडिक है या बेसिक है। तो अगर आप उसमें ऑब्जर्व करेंगे कि
लिटमस पेपर के थ्रू तो रेड लिटमस ब्लू हो जाता है, राइट। यानी कि सो द ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर एंड द मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो मेटेलिक ऑक्साइड्स फॉर्म होंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, अगर उन्हें बर्न किया जाएगा तो उनका नेचर कैसा होगा, बेसिक नेचर होगा, राइट। देन वी विल गो ऑन द नेक्स्ट स्टेप। जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड SO2 रिएक्ट करता है वाटर के साथ H2O, तो क्या फॉर्म करता है, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। क्या फॉर्म हुआ, सल्फ्यूरस एसिड। यानी कि व्हेन द सल्फर डाइऑक्साइड इज रिएक्ट विद वाटर इट फॉर्म सल्फ्यूरस एसिड। द सल्फ्यूरस एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, दैट मीन्स ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। सल्फर क्या है, नॉन मेटल है, और जब वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो उसका वो ऑक्साइड बनाता है। ऑक्साइड जब फॉर्म होगा तो उसका नेचर क्या सा होगा, एसिडिक। जब हमने इससे ऊपर रिएक्शन की थी मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम क्या था, मेटल। तो जब हमने मेटल की रिएक्शन की तो उसका नेचर ऑक्साइड बनने के बाद कैसा नेचर था, बेसिक नेचर। लेकिन जब हमने नॉन मेटल को रिएक्ट करवाया तो उसका नेचर कैसा हुआ, उस नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या हुआ, एसिडिक नेचर। नेक्स्ट हम रिएक्शन करेंगे वाटर के साथ। तो अब हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ। तो सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव, हमने पढ़ा था सोडियम इज अ मेटल, और सोडियम क्या था, एक्सेप्शनल केस था, जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल होता है। और इसको स्टोर करने के लिए हम कैरोसिन ऑयल यूज़ करते हैं, उसके अंदर डिप करके रखा जाता है। अदरवाइज जब ये एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो बिना किसी चीज़ के, बिना किसी इग्निशन के वो बर्न करना स्टार्ट कर देता है, वो जलना स्टार्ट कर देता है। तो इसको स्टोर करने के लिए भी हम एक ऑयल यूज़ करते हैं, ऑयल के अंदर डिप करके इसको स्टोर किया जाता है। तो सोडियम मेटल इज़ वेरी रिएक्टिव मेटल, इट रिएक्ट्स विगोरसली विद द ऑक्सीजन एंड अ वाटर। A lot of heat is generated in a reaction, it is therefore stored in the kerosene, right? जब सोडियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। इसी तरह से जो आयरन है वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ, धीरे धीरे स्लोली रिएक्ट करता है। और जो नॉन मेटल्स होते हैं दे डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर थ्रू, दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर। वो एयर में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं बट दे डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर। सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर। यानी कि जो नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, सिर्फ एयर के साथ रिएक्ट करते हैं, उनको हम वाटर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस। फॉस्फोरस इज अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल्स एंड इट कैचेस द फायर इफ एक्सपोज टू एयर। हमने मेटल्स में पढ़ा था सोडियम इज वेरी रिएक्टिव, but in non-metals phosphorus is very reactive non-metal which can fire if exposed to the air। यानी कि एयर के कांटेक्ट में आते ही जलना स्टार्ट कर देता है। To prevent the contact of phosphorus with the atmospheric oxygen it stored in the water। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिएक्शंस विद द एसिड्स। अब हम जो स्टडी करने वाले हैं वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, हाउ दे कैन बिहेव व्हेन दे रिएक्ट विद द एसिड्स। जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स तो डिफरेंट तरीके की हमें ऑब्जर्वेशंस मिलती है। जैसे कि कई बार हमें एक पॉप साउंड प्रोड्यूस हो जाती है, जब जैसे मैच स्टिक को हम बर्न करते हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस होती है, वैसे ही एक साउंड वहाँ पर प्रोड्यूस होती है। इसी तरह से बट जो मेटल्स रिएक्ट करते हैं एसिड एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस दैट बर्न्स विद द पॉप साउंड। यानी कि जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है और पॉप साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये लेकिन इसके साथ साथ ये भी नोटिस किया गया है कि जब कॉपर जो है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता बट वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। तो ये डिपेंड करेगा कि कौन सा मेटल और नॉन मेटल्स किस एसिड के साथ रिएक्ट करता है। कुछ किसी जैसे हमने कहा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कॉपर रिएक्ट नहीं करता बट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर जाता है, तो वो उनकी कैपेसिटी पर डिपेंड करेगा, उनकी रिएक्टिविटी पर डिपेंड करेगा कि कौन सा मेटल किसके साथ रिएक्ट करता है। अब हम रिएक्शंस देखेंगे, हमने भी एसिड्स के साथ किया तो अब हम बेसिस के साथ रिएक्शंस कर रहे हैं। इस बेसिस के साथ जब रिएक्शंस करेगा तो क्या होगा, जैसे कि अगर आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, टेस्ट ट्यूब में आपने इसको लिया और इसके अंदर आपने 5 ml आपने वाटर ऐड किया।
जब वाटर आप ऐड कर देते हैं तो इसके अंदर आप एक एल्युमिनियम फॉयल का पीस डालते हैं और वो पीस जो है ना, और इस एल्युमिनियम फॉयल का जब पीस आप इसके ऊपर डालते हैं और एक जलती हुई माचिस की तिली, मैच स्टिक, बर्निंग मैच स्टिक यानी कि जलती हुई माचिस की तिली जब उस टेस्ट ट्यूब के माउथ पे, उसके ऊपर माउथ के पास लेकर आएंगे तो एक पॉप साउंड आपको सुनाई देने लगती है। जैसे वो नॉर्मल जल रही थी, जैसे वो बर्न कर रही थी, जैसे ही आप उसके माउथ के पास लेकर आएंगे तो क्या होगा, एक पॉप साउंड सुनाई देगी। दैट मीन्स वो आपको क्या इंडिकेट करती है कि हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व, यानी कि जब आपने इसके अंदर मैग्नीशियम का पीस डाला, जब आपने उसके अंदर एल्युमिनियम का पीस डाला था, एल्युमिनियम फॉयल का, तो उसके अंदर से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई, यानी कि उसमें से निकली है, उसके अंदर एक रिएक्शन हुई थी। जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, यानी कि जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं बेसिस के साथ तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, और जब रिएक्शन होती है नॉन मेटल्स की बेसिस के साथ तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नेक्स्ट हमारा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि किसी एक चीज को हटाकर दूसरी चीज का आ जाना, डिस्प्लेस हो जाना। अब डिस्प्लेस कौन किसको कर सकता है, जो ज्यादा पावरफुल होगा, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, वही लेस रिएक्टिव और कम पावर वाले को रिप्लेस कर सकता है। सिमिलरली अगर आप कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच में रिएक्शन करते हैं तो आप उसके अंदर क्या चेंजेस ऑब्जर्व करते हैं। कॉपर इज हाईली रिएक्टिव देन आयरन और आयरन इज हाईली रिएक्टिव देन कॉपर। आपके पास इस चैप्टर से पहले आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज भी लर्न करनी होती है, उसी के बेसिस पे आप बता पाते हैं कि विच मेटल इज हाईली रिएक्टिव देन अदर। तो हम आपके इस चैप्टर से यही लाइंस ले रहे हैं। हम एक बीकर में जिंक ले रहे हैं, Zn रिप्लेस Zn, जो कि रिमार्क होता है, इसका जो सिंबल होता है वो होता है Zn जिंक, और कॉपर Cu। जब जिंक सल्फेट के साथ कॉपर रिएक्ट करता है तो कॉपर सल्फेट हो जाता है। जिंक सल्फेट के साथ जब कॉपर रिएक्ट करता है, कॉपर सल्फेट के साथ जब जिंक रिएक्ट करता है तो जिंक सल्फेट बन जाता है। इसको आपके रिएक्शन में कैसे शो करेंगे, कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस जिंक का सिंबल हो गया Zn, जो कि जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, जिंक रिप्लेस करेगा कॉपर को, यानी कि ZnSO4 जो सल्फेट पार्टिकल्स कॉपर के साथ थे वो सल्फेट वहां पे ना रह के जिंक के साथ अटैच हो जाएंगे, तो ZnSO4 जिंक सल्फेट, और प्लस में जो आपके पास बच जाएगा वो बच जाएगा कॉपर Cu, जो कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन पहले ब्लू कलर का था, अब आपके पास कॉपर रह जाएगा रेड कलर का, और जो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बनेगा वो कलरलेस हो जाएगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। देन नेक्स्ट इज यूसेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हमने जो अभी पढ़ी है वो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं। अब हम कर रहे हैं इनके यूजेस, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के यूजेस क्या क्या हैं। मेटल्स जो यूज होता है मोस्टली वो हमारी मशीनरी बनाने में यूज होता है, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स, ट्रेन, सैटेलाइट्स, इंडस्ट्रियल गैजेट्स, कुकिंग यूटेंसिल्स, वाटर बॉयलर्स एटसेट्रा। You are also familiar with the uses of some non-metals. Here are some interesting ones. We are sure that you will guess them right. Non-metals is essential for our life, which all living beings inhale during the breathing. इसका मतलब क्या हुआ, हम ब्रीथिंग में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, दोनों ही क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं, जो कि बहुत ही असेंशियल है हमारी लाइफ के लिए। नॉन मेटल्स यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स टू एनहांस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ये भी आपने पढ़ा है। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो होते हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा असेंशियल होते हैं, वो भी नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। नॉन मेटल्स यूज्ड इन द पर्पल कलर सॉल्यूशन विच इज अप्लाइड ऑन वाउंड्स ऑन एन एंटीसेप्टिक्स। वो आपने एक पर्पल कलर की मेडिसिन देखी होगी जो कि एज एन एंटीसेप्टिक वाउंड्स पर, जो जख्म होते हैं उन पर हील करने के लिए यूज किया जाता है। नॉन मेटल्स यूज्ड इन क्रैकर्स।
You may add some more uses of metals and non-metals from your experiences, जो आप डेली लाइफ में और एक्सपीरियंस करते हैं उसमें से भी आप कुछ एग्जांपल्स इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, आप वो भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपकी बुक में जो एग्जांपल्स दिए हैं आप सिर्फ उसी को ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपकी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी होना, आयरन क्या है? आयरन मेटल है, बट इट इज डिसॉल्व इन योर ब्लड, हीमोग्लोबिन की फॉर्म में पाया जाता है, राइट? और आपने सुना होगा जो मैग्नीशियम है वो प्लांट्स में पाया जाता है, राइट? बोथ आर द मेटल्स। ओके गाइज, थैंक यू। आई होप ये चैप्टर आपको एक्सप्लेन हुआ। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, आपके कोई पार्ट आपको क्लियरली समझ नहीं आया है, देन यू कैन आस्क द क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स इन द डिस्क्रिप्शन। यू कैन क्रिएट द क्वेश्चंस फॉर अस एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगी इन सब क्वेरीज को सॉल्व करने का। थैंक यू।